गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर नंबर 4 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 यानी मेंडल वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडल के पौधे पर अपने प्रयोगों में मेंडल ने किस का उपयोग या अध्ययन नहीं किया, यानी कौन सा ऐसा लक्षण है जिसका मेंडल ने अध्ययन नहीं किया था। ठीक है, तो देखो फली की लंबाई, तो फली की लंबाई का तो अध्ययन ही नहीं किया था क्योंकि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, उनमें ये नहीं था। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट सा है, हो सकता है इस बार बन जाए, तो अच्छे से पढ़ना। फली की लंबाई नहीं था। देखो बीज का आकार था, ठीक है, बीज का आकार था और पुष्प की स्थिति थी, बीज का रंग था, ये तीनों लक्षण थे। ठीक है, ये वाला लक्षण नहीं था, फली की लंबाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक सह प्रभाविता दर्शाने वाले जीन्स के पास क्या होता है। तो देखो अगर क्वेश्चन आता है कि मैं बता देता हूँ कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, 7 जोड़ी कैरेक्टर लिए थे। ठीक है, इसमें तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फली की लंबाई को आप लगा लो। लेकिन 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे, पहली कौन सी थी, पौधे की लंबाई थी। दूसरा था पुष्प का रंग, देखो, फिर था पुष्प की स्थिति, फिर था बीज का रंग, और चौथा कौन सा था, बीज की, देखो बीज की स्थिति, बीज का रंग और बीज की आकृति, गोल था या रिंकल था। ठीक है, राउंड था या रिंकल था। देन फली का रंग और क्या थी, फली की स्थिति, ये 7 लक्षण थे। ठीक है, इसके अलावा जो भी आए उसको क्लिक कर देना। देखो फली की लंबाई इसमें कहीं नहीं है, तो ये अलग कैरेक्टर था। ठीक है, फिर थे, उसके बाद में क्वेश्चन है दूसरा, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सह प्रभाविता दर्शाने वाले जीन्स के पास होता है। एक जब जो कोई भी जीन है, जब वो सह प्रभाविता दर्शाती हैं तो उनके पास क्या होता है, जीन एक दूसरे पर क्या रहती है, प्रभावी रहती है। तो वो क्या दर्शाती है, सह प्रभाविता दर्शाती है। या फिर ऑप्शन में क्या आ सकता है, या तो एक जीन दूसरे जीन पर प्रभावी हो, या तो ऑप्शन में आ जाएगा, या फिर ऑप्शन में क्या आएगा, या फिर ऑप्शन में आएगा जब जीन क्या हो, एक ही गुणसूत्र पर हो। ठीक है, या तो ऑप्शन में आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, जीन पास हो। तो ये तीनों बातों को लिख लेना। सह प्रभाविता कौन कौन सी स्थिति में दिखाएगा, ये बात को रट लेना अच्छे से। इसका ऑप्शन तो ये आ जाएगा जब जीन एक दूसरे के पास स्थित हो, ठीक है, एक दूसरे पर प्रभावी हो, एक दूसरे पर पास स्थित हो, या फिर एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो। ये तीनों बातों अगर कहीं भी लिखी आ जाए तो सह प्रभाविता वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसके साथ में इन दोनों को और लिख लेना, बाकी इनको पढ़ लो। देखो गलत है, एलिल एक दूसरे के लिए अप्रभावी हो, जब अप्रभावी होंगी तो सह प्रभाविता दिखाएंगी नहीं, वो तो स्वतंत्र अध्ययन करेंगी। दोनों एलिल स्वतंत्र रूप से में विषम युग्मक प्रदर्शित करते हो, जब वो विषम युग्मक प्रदर्शित कर रही हैं तो सह प्रभावी कैसे हुई। फिर है एलिल्स समान गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं। ठीक है, एलिल्स समान नहीं, एक ही गुणसूत्र से, जब एक ही गुणसूत्र पर रहेंगे तो सह प्रभाविता नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, सहलगनता दिखाएंगे। फिर है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका तो हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा सी, और फिर है अपन बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी या स्मॉल टी से संकरण कराने पर उत्पन्न संततियों का अनुपात क्या होगा। अगर देखना
कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी से करा दूं तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो 1:1 ही आएगा। ये रट लेना अच्छे से, ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखो इसका इसमें करा रहा है क्रॉस, आप इसमें आंसर खुद ही लगाओ। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर कोई एक बड़ा और एक छोटा हो, और यहाँ पर जिसका क्रॉस दोनों बार बड़ों से करा दे और दोनों 2 बार छोटे छोटे टी से करा दे या छोटा छोटा आर से करा दे, कोई भी वर्ड बदल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े रहेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा और एक छोटा रहेगा, एक बड़े और एक छोटा का क्रॉस इन दोनों में से किसी से करेंगे ना तो 1:1 आएगा आंसर, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, अगर कैसे लिखा जाए, देखो इसमें तो आंसर 1:1 होगा। और देखो अगर आपसे थ्योरी के रूप में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, होता क्या है, देखो ये तो मैंने ट्रिक बता दी, लेकिन एक्चुअल में किताब में कैसे लिखे हुए हैं, देखो होते क्या है ये। एक तो होता है कौन सा, बैक क्रॉस, कौन सा होता है, पूर्वक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस में F1PD कौन सी होती है, देखो कैपिटल टी, देखो यहाँ पर करा के दिखा देता हूँ, कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलता है, देखो हमेशा F1PD में क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, ठीक है। तो देखो यही तो मैं बोल रहा हूँ, F1PD का या कैपिटल टी स्मॉल टी का, ठीक है। ये तो बोला है कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस, अगर मैं देखो दोनों से, देखो कैपिटल टी से और स्मॉल टी से दोनों में से किसी एक से करा दूं तो इसको बोलेंगे कौन सा क्रॉस, बैक क्रॉस। या फिर यहाँ पे लिख दूं, देखो ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये भी इसको मेल प्लांट मान ले, इसको फीमेल प्लांट मान ले, तो दोनों के दोनों पेरेंट्स ही तो है। तो देखो, या फिर मैं ऐसे बोल दूं F1PD के पादप का, ये F1PD का रिजल्ट था, F1PD के पादप का क्रॉस अगर मैं पेरेंट्स से करा देता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बैक क्रॉस या पूर्वक क्रॉस, ठीक है। अब बात आती है, देखो बैक क्रॉस ये 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण क्रॉस, और दूसरा होता है आउट क्रॉस। देखो दोनों में फर्क क्या है, टेस्ट क्रॉस में तो क्या करूंगा मैं, जो क्या नाम से जो मेरा F1PD के साथ जिसका क्रॉस करवा रहा हूँ वो कैसा होगा, बड़े अक्षरों में होगा, तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर इसका इस की जगह में F1PD का क्रॉस अगर मैं स्मॉल लेटर से कराऊँ, ठीक है, तो यानी अप्रभावी जनक से कराऊँ तो उसको क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस बोलेंगे। और दोनों का रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। देखो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस लिखा हुआ है। और देखो कौन सी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अगर मैं कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों से कराऊँ तो यहाँ पर रट लेना 1:1 ही इसका क्रॉस है, इसके लक्षण आएगा। अब देखो इसमें 1:1 आएगा, ठीक है। फिर है दो समरूप एलीलुप्त जीव होता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर एक एलील्स में दोनों के दोनों जो जीन है वो समरूप है यानी समान है तो उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। अगर मान लो ये बोल देता दो असमरूप एलील्स युक्त जीव को क्या कहते हैं, तो विषमयुग्मजी। तो इस बात को आप अलग कॉपी में नोट करके लिख लेना, दो समरूप एलील्स युक्त जीव, ठीक है, क्या कहलाता है, समयुग्मजी। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखोगे, दो असमरूप एलील युक्त जीव, समरूप की जगह ए और लगा देना, असमरूप युक्त जीव, इसी लाइन को, इसको क्या बोलेंगे, विषमयुग्मजी। दोनों में से एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, तो दोनों ही रट के चलो। देखो संकर क्या होता है, जब दो भिन्न जनकों का क्रॉस करवाएं जिनमें कम से कम एक लक्षण में क्या हो, जो एक लक्षण में कैसे हो, भिन्न हो, जिनके कम से कम एक लक्षण में अंतर पाया जाता हो, ऐसे युग्मकों का क्रॉस करवाना संकर कहलाता है। इस बात को भी कॉपी में अलग से लिख लो। जब दो, देखो बोलता हूँ ध्यान से, जब दो भिन्न जनकों का क्रॉस करवाएं जिनके मध्य कम से कम एक लक्षण का अंतर हो, उसको बोलते हैं संकर। ऐसे जनकों के अर्थात लाइन लिखो, अर्थात ऐसे जनकों के मध्य क्रॉस करवाना जिनके मध्य कम से कम एक लक्षण की विभिन्नता हो, उसको बोलते हैं संकर क्रॉस। फिर होता है प्रभावी, वह लक्षण, इसको भी लिख लो, वह लक्षण जो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है प्रभावी लक्षण कहलाता है।
और साथ में लिख लो वह लक्षण जो अगली पीढ़ी में नहीं दिखाई देता है अप्रभावी कहलाता है। अभी खुद ही सोचो, प्रभावी होगा तो प्रभाव दिखाएगा, और कब दिखाएगा? उसी पीढ़ी में तो नहीं दिखा सकता, कहाँ दिखाएगा? अगली पीढ़ी में दिखाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको बोलते हैं प्रभावी, और जो अगली पीढ़ी में प्रभाव ना दिखा पाए उसको बोलते हैं अप्रभावी। ठीक है, और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं आराम से बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब इस क्वेश्चनों को लिखना और आंसरों को, और इन्हीं में से आएंगे बोर्ड में क्वेश्चन, बाहर से कहीं कुछ नहीं जाएगा। फिर है बहु एलील या बहुविकल्पी निम्न में से किसकी आनुवंशिकता का नियंत्रण करते हैं? ठीक है, तो बहुविकल्पी निम्न में से किसकी आनुवंशिकता का नियंत्रण करते हैं? देखो अब हमको क्या करते हैं, बहु एलील्स मल्टीपल एलील ऐसा रोग देखना है जो क्या करता है, ऐसा देखो इनमें से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो क्या कर रहा हो, एक से अधिक एलील्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा हो। ठीक है, उसको देखना है। तो देखो PKU है, फिनाइल कीटोयूरिया, ये एलील ये नहीं होता। वर्णांता है, इसकी जीन X क्रोमोसोम पर स्थित रहती है, तो ये अकेली जीन ही इसका नियंत्रण कर रहा है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक म्यूटेशन है। क्या है? म्यूटेशन है, और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और फिर है रुधिर समूह। रुधिर समूह वो देखो कितने जीन कंट्रोल करते हैं, IA, IB और स्मॉल आई, तीन जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा था। इसी को क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, रुधिर समूह। ठीक है, इसको आप अच्छे से उतार लो। फिर है जीन के एक दूसरे से संलग्न समूह के चलन को क्या कहा जाता है? ये मैंने इससे पहले भी करवा दिया था, उसको बोलते हैं स्थानांतरण। ठीक है, रट लेना, ये क्वेश्चन दूसरी बार आए, अच्छे से रट लेना। ठीक है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कब लागू नहीं होगा? ये मोस्ट है बोर्ड की तरफ से। ठीक है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कब लागू नहीं होता है? जब जीन्स संलग्न हो, जब क्या हो? जीन संलग्न हो तथा एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो। जब एक ही गुणसूत्र पर रहेंगी और पास पास, देखो संलग्नता क्या है, मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमोसोम, इसमें एक जीन यहाँ है और एक जीन यहाँ है। जब दो जीन्स, ठीक है, जब एक लक्षण की दो जीन्स एक ही गुणसूत्र पर बिल्कुल पास पास स्थित हों तो उसको बोलते हैं सहलगनता। क्या बोलते हैं? सहलगनता। और सहलगनता कभी भी स्वतंत्र अपव्ययन नहीं दिखा सकती। कैसे दिखाएगी? स्वतंत्र अपव्ययन का मतलब होता है अगली पीढ़ी में ये दोनों लक्षण है एक दूसरे से स्वतंत्र जाकर अपने लक्षणों का आराम से प्रदर्शन करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि एक दूसरे के पास हैं। तो जब क्रॉसिंग ओवर, देखो कोशिका विभाजन होगा तो देखो क्रोमेटिड यहाँ से टूटेगा, क्रोमेटिड यहाँ से टूटेगा, तो बताओ एक पीढ़ी में तो ये वाला सेट चल जाएगा और दूसरी पीढ़ी में ये वाला सेट चल जाएगा। जिस पीढ़ी में ये सेट चला है, मान लो ये A पीढ़ी में चला गया और ये B पीढ़ी में, B जीव के पास चला गया एक ही पीढ़ी में। अब बताओ जिसके पास B जो लक्षण ये वाला क्रोमोसोम B पीढ़ी में गया है, अब बताओ इसके पास तो ये वाले जो लक्षण है गोल काले काले कर रखे मैंने, ये वाले लक्षण तो जा ही नहीं पाएंगे B के पास, केवल ये तो A जीव के पास चल जाएंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र अपव्ययन नहीं दिखा रहा है ना, यही तो बोलना चाह रहा है। स्वतंत्र अपव्ययन वो होता है जिसमें एक लक्षण है, जैसे मान लो क्रोमोसोम पर कोई एक लक्षण है, वो दोनों जीवों में स्वतंत्र रूप से चला जाए या फिर इंडिपेंडेंटली जाए। ऐसा नहीं कि ये इसके साथ, मैं इसके अगर ये मान लो पास रहा तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखो अब तो ये तो यही दिखा रहे हैं ना, अगर ये पास पास हैं, जब जीन देखो जब ये लक्षण एक दूसरे के पास पास हैं तो ये एक जीव में जा रहे हैं, जबकि स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में ऐसा नहीं है। इसमें वो तो क्या बोलता है कि जब जीन स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में ट्रांसमिटेड हो तो वो लागू होता है, जबकि इसमें तो देखो एक ही जीव में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कब लागू नहीं होता? जब सहलगनता होती है तब लागू नहीं होता। तो ये बात को रट लेना अच्छे से। ठीक है, और एक नियम क्या लगोगे कि मेंडल का कौन सा नियम अपवाद रहित है? कौन सा? इस बात को लिख लोगे, मेंडल का कौन सा नियम अपवाद रहित है। ये क्वेश्चन मोस्ट है, हो सकता है याद है, आगे नहीं आया तो मैं करा दूंगा, लिखा दूंगा। ठीक है, अगर आ गया तो कर ही देंगे, नहीं तो ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कब लागू नहीं होता? जब जीन संलग्न हो, अर्थात एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो। तो ये मैंने समझा दिया कैसे एक गुणसूत्र पर स्थित रहेंगी, और नहीं समझ आया तो वापस फिर से चला के देख लेना, आ जाएगा।
ठीक है। फिर है, अब बोल रहे हैं मेंडलियन कारक को किस कब जब मेंडलियन कारकों का पृथक्करण कब होता है, यानी देखो इस प्रकार का क्रोमोसोम था, ये बीच में से कौन किस विभाजन में टूटेगा, अर्धसूत्री विभाजन तो होगा ही, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन तो होगा, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में टूटेगा, तो एनाफेज फर्स्ट में। क्या बोल रहे हैं, मेंडलियन कारक का पृथक्करण कब होता है, तो एनाफेज फर्स्ट में होता है, ठीक है। अब है मनुष्य में किस, देखो इसको रट लेना, अच्छा वाला क्वेश्चन है, एकदम अच्छा है, रट लेना। मनुष्य में किसकी वंशागति में विविध जीन शामिल होते हैं, वही मल्टीपल एलील, यानी ऐसा कौन सा रोग है, ठीक है, ऐसा कौन सा लक्षण है इसमें जिसमें जो जिसकी वंशागति होगी तो उसमें एक से ज़्यादा जीन उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर है देखो, इसमें क्या आएगा, त्वचा का रंग कौन सा आएगा, मानव में त्वचा का रंग और कौन सा, रुधिर समूह, ये दोनों को रट लेना, रुधिर समूह और मानव की त्वचा का रंग में एक से ज़्यादा जीन शामिल होंगे, इन दोनों बातों को लिख लेना, ठीक। फिर है 10वां क्वेश्चन, एक पौधे में जिसका जीन प्रारूप ए बी और स्मॉल बी सी है, इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। तो देखो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, ध्यान से देखना, ए इससे तो क्या बनेगा, एक प्रकार का बनेगा, जब दोनों समान हो तो उनसे एक प्रकार का युग्मक बनता है, जब दोनों भिन्न हो तो दो युग्मक बनेंगे, और ये दोनों समान है तो दोनों से फिर से एक युग्मक बनेगा। कैसे, देखो अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, देखो ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, देखो दोनों के दोनों क्या है, समान है, ये भी दोनों समान है, ये भी दोनों समान है, ठीक है। तो देखो दोनों में से एक, जब देखो जीन एलील्स का निर्माण होगा, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं इसको यहाँ से साफ करके यहाँ समझा देता हूँ। देखो क्या है, ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, दोनों में से देखो युग्मक बनेगा, तो दोनों में से युग्मक का मतलब क्या होता है, जोड़ी में से किसी एक एलील्स का जाना, तो ये दोनों जोड़ी में है, तो इनमें से क्या आ जाएगा, कैपिटल ए बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से दोनों ही बाहर आ जाएंगे, अगर दोनों भिन्न है तो दोनों बाहर आ जाएंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी बाहर आ जाएगा, और इसमें से केवल सी बाहर आएगा। तो बताओ कितने प्रकार के युग्मक बने, एक यहाँ से बना मल्टीप्लाई, दो यहाँ से बने दो प्रकार के, और एक प्रकार का यहाँ से बना, तो टोटल कितने प्रकार के बने, दो प्रकार के, ठीक है। और शॉर्ट में आपको ये अगर नहीं समझ आया तो शॉर्ट में ट्रिक क्या है, क्या याद रखोगे, एकदम सिंपल, आप देखो इसमें ये ग्रुप समान है तो इसको 0 लिखो, ये ग्रुप भिन्न है तो इसको 1 लिख लो, ये ग्रुप समान है तो इसको भी 0 लिख लो। अब ये देखो ऐसा ग्रुप कौन सा है जिसमें दोनों की दोनों जो जोड़ी के जीन है दो आपस में असमान है, उनकी संख्या गिन लो, तो ए की संख्या है कैपिटल, इसी वाले जोड़े में दोनों असमान आए, तो इसका फॉर्मूला क्या है 2n, ठीक है। और जितने असमान आए हैं, जितने असमान मिले हैं, मान लो इसमें देखो एक ही सेट मिला है कैपिटल बी स्मॉल बी का, तो 2n के ऊपर 1 लिख दो, यानी 2 का स्क्वायर करोगे नहीं, 2 के ऊपर घात 1 लगा दोगे, अब 2 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, तो आंसर क्या जाएगा 2, ये 2 ही प्रकार के बनाएगा। अगर देखो मान लो क्वेश्चन दूसरा, एक और करके दिखा देता हूँ मैं, अगर मान लो क्वेश्चन क्या आ जाए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, अब इसमें कितने प्रकार के जीन बनेंगे, तो देखो ये दोनों भिन्न प्रकार के हैं 1 जोड़ा, ये दोनों भिन्न प्रकार के हैं 2 जोड़ा, ये भिन्न प्रकार के हैं ये 3 जोड़ा, तो देखो 2 की घात कितनी लिखोगे 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और फिर ऐसे भी नहीं कर पाओ 2n स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, देखो एक तो तरीका ही हो गया, दूसरा तरीका कौन सा था, ये दोनों भिन्न प्रकार के हैं तो दो यहाँ से बनेंगे, दो यहाँ से बनेंगे, दो यहाँ से बनेंगे, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, दो तीन वही बात है, 2n का स्क्वायर कर लो या फिर यहाँ ऐसे डायरेक्ट कर लो, तो इसमें कितने प्रकार के बनेंगे 2 प्रकार के, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, एक दंपति के चार लड़के होने की संभावना क्या होगी, एक आदमी है जिसके 4 लड़के होने की, चारों लड़के हों, एक दंपति है जिसके चारों के चारों लड़के ही हों, इसकी संभावना क्या रहेगी, तो इसकी संभावना क्या रहेगी 1/16, कितनी रहेगी 1/16, क्यों, देखो
क्या बोल रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कुल कितने लक्षण बनते हैं, 1/, क्योंकि टोटल 16 बनते हैं ना, 9 3 3 1, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16, टोटल 16 बनते हैं। 16 में से हो सकता है कोई भी ये वाला लड़का हो, मिनिमम पॉसिबिलिटी तो यही है, तो इसलिए क्या रखेंगे 1/16। ये हो सकता है मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे हम, और ये मैक्सिमम बोल दे, मैक्सिमम लड़के होने की संभावना बोलता है तो 9/16। ठीक है, आई बात समझ। तो ये रट लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा तो देखो क्या क्या आएगा, यहाँ पर हो सकता है लड़के की जगह लड़की चेंज कर दे, बस क्वेश्चन यही पुटअप फेंक देगा वो, उसमें 1/16। ठीक है, अब बोल रहे हैं वह आनुवांशिक विकार कौन सा है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुषता का विकास होता है लेकिन मादा के लक्षण दिखाई देते हैं और बहांस होता है। ठीक है, तो कौन से रहेंगे, ऐसा रोग देखो जो केवल पुरुषों में होता है, तो कौन सा रहेगा, क्लाइनफिल्टर। क्लाइनफिल्टर क्या होता है, क्लाइनफिल्टर देखो ये कौन से हैं, ऐसे रोग हैं जो सेक्स को या लिंक क्रोमोसोम पर होते हैं। ये वाला लिंक क्रोमोसोम के कारण होगा, टर्नर वाला होगा। अगर मान लो ये यहाँ पे बोल देता एक व्यक्ति जिसमें, एक महिला जिसमें महिला लक्षणों का विकास होता है लेकिन दिखाई भी देते हैं, और मादा कैसी होती है, बांझ होती है। तो देखो क्लाइनफिल्टर अगर रोग होता है ना, तो वो हमेशा किस में होता है, ये होता है हमेशा पुरुष में। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे, ये होगा हमेशा मादा में। ठीक है, और ये देखो शॉर्ट ट्रिक यार मैं बता देता हूँ इसका, अन्यथा मतलब मत लेना, बट ऐसे देखो ये क्लाइनफिल्टर रोग है, ये तो देखो किसमें होगा, पुरुषों में। और टर्नर मतलब दोनों में अंतर किस करोगे, टर्नर का मतलब क्या होता है, देखो टर्नर मतलब पलटने वाला, और पलटू कौन होती है, लड़कियाँ। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम किस में होगा, लड़कियों में होगा। ठीक है, अब देखो फिर बोल रहा है यदि एक वर्णांत पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य दृष्टि के लिए संयुग्मजी है, उसके पुत्र के वर्णांत होने की संभावना क्या रहेंगी। ठीक है, तो ये इसमें कोई ऑप्शन आ जाएगा 0, इसको छोड़ देना तुम, वैसे ट्रिक से होगा, ट्रिक नहीं क्रॉस करवा लो बस, और कुछ भी नहीं है, बाकी छोड़ देना तुम। 14वां क्वेश्चन है वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से जीन होते हैं, होलेंड्रिक। वाई क्रोमोसोम पर केवल होलेंड्रिक जीन रहते हैं। ठीक है, वाई क्रोमोसोम होलेंड्रिक जीन के लिए ही जाना जाता है। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर, देखो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कौन सा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने क्या आपको देखो 3 रो को बताए थे आपको, एक तो टर्नर सिंड्रोम महिला में होगा, ये लिख लेना, और ये पुरुष में होगा। देखो इनकी लक्षण क्या रहेंगे, जब क्लाइनफिल्टर रोग पुरुष में होगा तो क्या होता है, इसमें महिलाओं के जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्या होता है, महिलाओं के जैसे, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है इसमें, देखो 44 प्लस एक्स एक्स वाई, एक्स वाई ये तो पुरुष का था, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम महिला का आ गया, तो देखो महिला वाले लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से महिला नहीं होगा। जैसे उसमें स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा पुरुष में, जैसे गांव में एयर होस्टेज नहीं घूमती, एयर होस्टेज मतलब वो बधाई मांगने वाले, वो ट्रेन के एयर होस्टेज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो जो लोग होते हैं वही होते हैं जिनको आप सामान्य भाषा में, मैं बोलना नहीं चाहता बट आप समझ गए होंगे, बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग होते हैं, उसमें देखो क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, अगर कोई पुरुष है उनमें, आपने 2 देखा होगा, उनमें महिलाएं भी रहती हैं और पुरुष की भी जैसे रहते हैं। तो देखो जो लोग पुरुष होते हैं, और देखो पुरुष रहेंगे तो 44 प्लस एक्स वाई ये गुणसूत्र आना चाहिए, तो सामान्य है, ये आप सबके अंदर है। उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है एक्स, तो देखो इसके कारण तो वो पुरुष के जैसा होता है, लेकिन इसके कारण, इस एक्स के कारण वो महिला के जैसे लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो देखो उस ऐसे पुरुष में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा, अने और अंडाशय का विकास होता है, लेकिन अंडाणु का निर्माण नहीं होता। ठीक है, और ऐसे पुरुष कैसे रहेंगी, बांझ रहते हैं,
नॉन फर्टाइल, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, नॉन फर्टाइल होते हैं, ठीक है, स्टेराइल होते हैं। और एस देखो इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम कैसे होता है, 44+ 0x आ जाता है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना वो आना तो चाहिए लेकिन आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों एक्स आते तो सामान्य महिला होती, अब एक एक्स नहीं है तो देखो इस एक्स के कारण महिलाओं के लक्षण तो आ जाएंगे लेकिन वो सक्रिय नहीं रहेंगे क्योंकि दूसरा एक्स नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो रोग होगा वो महिलाओं में होगा, जिसके कारण महिलाओं में स्तन ग्रंथियों का विकास हो रहा है लेकिन दूध का स्रवण नहीं हो रहा है, अंडाशय का निर्माण तो हो गया लेकिन अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा है देखो डाउन सिंड्रोम, कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। इसको मिटा देता हूँ, इसको लिख लेना एक बार अच्छे से इस वाले को, ठीक है, बैक करके लिख लेना। फिर है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की 3 प्रति, देखो गुणसूत्र की 3 प्रतियों के कारण क्या होता है, देखो ये क्या बोल रहा है, जो डाउन सिंड्रोम रोग होगा ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा से मेरी तरफ से मोस्ट लगा लेना। तो इसमें क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब 3 बार बन जाती, 3 बार देखो उसकी कॉपी कितनी बार, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, उसको बोलते हैं ट्राइसोमी, ठीक है। तो देखो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल 47, क्योंकि एक 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बन गया ना, वैसे तो 46 थे, अब एक क्रोमोसोम 21वां एक्स्ट्रा बन गया, ट्राइसोमी हो गई, तो एक जोड़ लो कितना बन गया 47 हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, 21वें गुणसूत्र यहाँ पर लिखा है, 21वें गुणसूत्र की 3 प्रति के कारण, ठीक है। फिर है 16वां क्वेश्चन, ठीक है, जन दात्र रोग अरक्तता और हंटिंगटन कोरिया रोग, हंटिंगटन कोरिया रोग कैसे रोग होते हैं, तो ये होते हैं जन्मजात विकार, कैसे रहते हैं, जन्मजात विकार होते हैं, क्या आएगा इसमें, जन्मजात विकार। फिर है मनुष्य में लिंग निर्धारण खालिस्तान के समय होता है, तो किसके समय होता है, निषेचन के समय होता है, किसके समय, निषेचन के समय, ठीक, इसमें निषेचन लिख लेना, देखो, ठीक है। उसके बाद में है वे एलिल्स जो अपनी संयुग्मजी अवस्था में स्वतंत्र प्रभाव उत्पन्न करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो उसको बोलते हैं पूरक एलील। पूरक एलील क्या होते हैं, विषम युग्मजी अवस्था में स्वतंत्र प्रभाव उत्पन्न करते हैं, पूरक एलील कहलाते हैं। सहलगनता शब्द किसने दिया, सहलगनता शब्द दिया था मॉर्गन ने, किसने, मॉर्गन। फिर है 20वां क्वेश्चन, वह संकरण जिसमें किसी जीव का जीन प्रारूप जानने हेतु अप्रभावी जनक के साथ प्रयोग, ये तो अभी तो करवाया था क्रॉस, स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही था, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये, वह संकरण जिसमें जीव का जीन प्रारूप जानने हेतु अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया जाता है, तो देखो F1PD का क्रॉस अगर मान लो स्मॉल टी से करा रहा हूँ तो इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। अगर मान लो F1PD का मैं क्रॉस करवा दूँ किससे, प्रभावी जनक से, यानी कि बड़े टी से, तो इसको क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। तो ये तो मोस्ट लगवाया था मैंने, दोनों को लिख लेना यहाँ से, टेस्ट क्रॉस जिसमें अप्रभावी से क्रॉस करवाते हैं F1PD का अप्रभावी से क्रॉस करवाते हैं, ये 1 नंबर में जरूर आएगा तीनों में से, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस में क्या करते हैं, F1PD का क्रॉस हम किससे करवाते हैं, जनक से करवाते हैं, किससे, जनक से, ठीक। और ये नहीं समझ आए वीडियो को वापस से बैक करके देख लेना, एकदम अच्छे से आ जाएगा। अब बोल रहे हैं क्या, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षणों का नियंत्रण खालिस्तान गुणसूत्र पर केवल 4 गुणसूत्रों पर पाए जा रहे थे, कौन कौन से, पहला, 5वां, चौथा, 7वां, 1 2 3 4 गुणसूत्रों पर थे सारे लक्षण, ठीक है, रट लेना इनको। 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है, अगर कौन कौन से थे ये पूछ ले तो पहला, 5वां, चौथा, 7वां, ठीक। अब पढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चनों पे, क्या बोल रहा है, देखो युग्म विकल्पी कौन से, देखो क्या बोल रहा है, एक सेकंड, युग्म विकल्पी क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, ऐसे जीन जो जोड़े में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी 2 प्रकार के थे, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी।
अगर जोड़े की दोनों जीन समान थी, कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो दोनों समान थी तो उसको क्या बोलते हैं, समयुग्मजी। अगर दोनों भिन्न थी, विषमयुग्मजी। भिन्न कैसे रहेंगी, कैपिटल टी एक और एक स्मॉल टी, ये विषमयुग्मजी हो गई। जीनोम से क्या अभिप्राय है, ठीक है। और हीमोफीलिया की जीन कहाँ पर पाई जाती हैं, तो हीमोफीलिया की जीन कहाँ रहेंगी, बताओ। हीमोफीलिया की जो जीन होती हैं वो कौन से गुणसूत्र पर रहती हैं, हीमोफीलिया की जीन। अच्छा सुनो, क्या है, सॉरी थोड़ा काम आ गया था। देखो हीमोफीलिया की जीन कहाँ पर स्थित होती है, तो हीमोफीलिया की जीन जो रहती है ना वो एक्स क्रोमोसोम, देखो हीमोफीलिया या फिर आपसे पूछे कलर ब्लाइंडनेस, दोनों की जीन कहाँ रहती है, एक्स क्रोमोसोम पर। हीमोफीलिया के साथ क्या लिखोगे, वर्णांधता। वर्णांधता हीमोफीलिया की और वर्णांधता की दोनों की जीन एक्स क्रोमोसोम पर होती है। वर्णांधता में क्या होता है, व्यक्ति को लाल व हरा रंग दिखाई नहीं देना बंद हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ इसको कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णांता का तो आता है, वर्णांता में कौन, ऐसे पूछ लेता है वर्णांता में कौन से रंग, दो रंग दिखाई देने बंद हो जाते हैं, लाल और हरा। और वर्णांता की और हीमोफीलिया की जीन कहाँ रहती है, एक्स क्रोमोसोम पर। ये लो सिंपल, ठीक है। फिर है क्रॉसिंग ओवर, क्या है ये तुम्हारे नहीं आएगा, काट देना, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जीन स्थल को स्पष्ट कीजिए, इसकी जगह बस क्या याद रखोगे, जीन किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, जीन की डेफिनेशन याद रखोगे, ठीक है। रक्त समूह ए व बी के संभावित जीन प्रारूप क्या होंगे, तो देखो ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो इसके संभावित जीन प्रूफ, जीन देखो आई ए ये हो सकता है, दूसरा आई ए और आई, बस। सेम इसी प्रकार बात करें बी की, तो बी का भी आप लिख सकते हो, केवल ए की जगह यहाँ क्या लगाना है, ए की जगह केवल बी लगाना है और ये बी का बन जाएगा। देखो बी के लिए क्या होगा, आई बी आई बी और आई, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। ये लो, ठीक है, सिंपल है। फिर है मेंडल के वंशागति नियम की दोबारा खोज किसने करी, तो तीन वैज्ञानिक थे, किसके, कौन कौन से थे, कार्ल कोरेंस, टी शेरमार्क और और एक और था, कौन सा था देख लेना, ठीक है। हुगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और टी शेरमार्क, तीनों वैज्ञानिक थे। फिर है एक भौतिक व रासायनिक उत्परिवर्तन का नाम लिखिए, एक भौतिक व रासायनिक उत्परिवर्तन का नाम लिखिए, ठीक है। देखो रासायनिक उत्परिवर्तन तो क्या होता है, भौतिक उत्परिवर्तन क्या होता है, जो बाह्य वातावरण के कारण हुआ हो, और रासायनिक उत्परिवर्तन जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने के कारण हुआ हो। तो देखो इसको याद मत रखना, इसकी जगह मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी जगह दूसरा लिख लो मेरी सम, ठीक है। देखो म्यूटेशन, कौन सा म्यूटेशन, नहीं म्यूटे हिंदी में लिखो, उत्परिवर्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया, तो क्या लिखोगे, ह्यूगो डी वृज, नाम लिख गया। उत्परिवर्तन जो शब्द था किस वैज्ञानिक ने खोज करी, ह्यूगो डी वृज ने करी थी, किसने, ह्यूगो डी वृज। और देखो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला पूछेगा बिंदु उत्परिवर्तन क्या होते हैं, कौन सा, बिंदु उत्परिवर्तन, तो क्या लिखोगे, डीएनए के सिंगल बेस पेयर में होने वाला परिवर्तन, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन। मोस्ट है, डेफिनेशन जो लिखाई थी साथ में उसको लिख लेना बैक करके, ठीक है। और देखो
बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग होता है ये पूछेगा, ठीक है। तो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कौन सा होता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, रट लेना अच्छे से, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया कौन सा, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी जगह इसको लिख लेना, आएगा भी यही, वो आने के चांस 0% है। दो मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, ऐसा देखो अब आपको क्या करना है, मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से होते हैं, ऐसे रोग जिनकी वंशागति जो होती है ना वो किसके अनुसार होती हो, मेंडल के नियम के अनुसार होती हो। यानी F1PD में ऐसा क्रॉस कराएंगे तो देखो क्रॉस कराने पर जो मेंडल के प्रयोग थे मोनोहाइब्रिडाइड उन्हीं के अनुसार क्रॉस होता, उन्हीं से के अनुसार रोग अगली पीढ़ी में बढ़ता हो, तो उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ऐसे रोग, डेफिनेशन क्या लिखोगे मेंडेलियन डिसऑर्डर की, ऐसे रोग जिनकी वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होती हो उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। कौन कौन से हैं देखो, कौन कौन से होते हैं, देखो सिस्टिक फाइबर एक तो होता है, सिस्टिक फाइबर ये तो लिख लेना, दूसरा लिख लेना डाउन सिंड्रोम, कौन सा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। बस दो ही बहुत है। और दूसरा भी देखो डाउन सिंड्रोम, अगर इसके लिए दूसरा भी लिख सकते हो, कौन सा, नहीं बस बहुत हैं, सिस्टिक फाइबर और डाउन सिंड्रोम, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है मेरी तरफ से कौन सा मोस्ट लगाओगे, इसको मोस्ट लगा लेना, ठीक है, इसको लगा लेना, जीन किसे कहते हैं ये लिख लेना, युग्म विकल्पी, हीमोफीलिया की जीन कहाँ होती है और वर्णांता क्या होती है, वो वर्णांता वाला लिखा दिया था, लिख लेना तुम वीडियो बैक करके, ठीक है। फिर है देखो सह प्रभाविता किसे कहते हैं, ठीक है। सह प्रभाविता क्या होती है, जब F1PD में, क्या बोल रहे हो, F1PD में, F1PD का जब हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, ये लो F1PD का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो प्रभावी लक्षण अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखा पाता है, तो क्या करता है अप्रभावी लक्षण भी उसके साथ साथ अपना हल्का सा प्रभाव दिखा देता है। मान लो प्रभावी लक्षण ने 80% दिखाया तो अप्रभावी ने 20%, ठीक है। आगे बात समझ में। एक केस तो ये था, अगर मान लो ये 40%, ये 50% दिखाए और ये भी 50% दिखा दे, अप्रभावी भी अपना प्रभाव दिखाने लग जाए थोड़ा थोड़ा, और प्रभावी का प्रभाव हो सकता है काम करना बंद हो जाए, तो देखो ये भी 50% प्रभाव दिखा रहा है प्रभावी और अप्रभावी 50% दिखा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अब बताओ नया पीढ़ी में लक्षण आएगा, 50 हिस्से आ रहा है 50 हिस्से, तो दोनों का 50-50 आ गया ना, तो इसको बोलते हैं सह प्रभावी। क्या बोलते हैं, सह प्रभावी। सह प्रभावी का प्रभाव देखो, उदाहरण क्या बताऊं, उदाहरण है जैसे गाय आपने देखी होगी, गाय में आपने पूरी ब्लैक ब्लैक धब्बे वाइट वाइट धब्बे, ब्लैक ब्लैक धब्बे वाइट वाइट धब्बे ऐसे देखे होंगे, तो उस वो उदाहरण कौन सा है, सह प्रभावी का। जबकि देखो कौन कौन सी गाय में क्रॉस करवाया था, देखो गाय कौन सी थी, एक तो ब्लैक थी और एक वाइट थी। F1PD में तो कैसी आ गई, F1PD में ब्लैक कुछ थी और वाइट कुछ गाय, ब्लैक और वाइट दोनों का मिक्सचर आया था, ठीक है। F2PD में क्या हुआ था, कुछ जो गाय थी वो तो ब्लैक आ गई 100%, देखो जैसे एक गाय ब्लैक आ गई और ये वाइट कितनी गाय है, ये भी वाइट आ गई, लेकिन हमने देखा कुछ गाय ऐसी थी जो पूरे शरीर पर ब्लैक ब्लैक थी लेकिन कम कम अब सफ़ेद सफ़ेद धब्बे थे, वो गायों की संख्या थी 2, तो ये क्या है, सह प्रभाविता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे सह प्रभाविता में, जब देखो F1PD में क्रॉस करवाया जाता है तो F2PD में देखो, अरे सॉरी जैसे मान लो तुम्हारा क्रॉस था, देखो F1PD में प्रभावी, F2PD में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। क्या लिखोगे, F2PD में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों होते हैं। अगर प्रभावी लक्षण भी 50% और अप्रभावी लक्षण भी 50% अपना प्रभाव दिखाए तो अगली पीढ़ी में दोनों का मिक्सचर लक्षण जाएगा बराबर का, ठीक है। तो ऐसा क्रॉस जिसमें प्रभावी व प्रभावी लक्षण दोनों अपना समान रूप से प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उसको सह प्रभावी लक्षण, सह प्रभाविता बोलते हैं, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस देखो देखो पीढ़ियों का
एक एक जगह क्या करना, विश्लेषण करने, पीडी पेडिग्री एनालिसिस हो जाता है कि अगली पीढ़ी में कौन सी बीमारी होगी, ये इसका इतिहास पीछे क्या होगा, उसका हम डब्बे डब्बे से जो क्रॉस करवाते हैं ना, वही पेडिग्री एनालिसिस है। डाउन सिंड्रोम क्या है बताओ, लैंगडम डाउन ने खोजा था, इसमें क्या होता है अच्छे से बता दिया था, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। और लक्षण आप अच्छे से लिख दोगे, गांव में जो एयर होस्टेस आती हैं घूमती रहती हैं, ठीक है, ट्रेन में मिल जाती हैं आपको, है ना, बधाई मांगने आती हैं, उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, भांज रहती हैं, अंडाशय का निर्माण हो जाता है, लेकिन देखो अंडाशय का निर्माण तो होता है लेकिन अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है, भांज होती है, फर्टाइल नॉन फर्टाइल होती हैं, ठीक है। अलिंगी क्रोमोसोम पी के यूक्लाइन फिट, देखो फिनाइल कीटोयूरिया रोग क्या है, ये बुक में से अच्छे से पढ़ लेना। संयुग्म जी देखो देख लेना, दोनों में से जब दोनों समान हो और दोनों असमान हो, समान हो तो संयुग्म जी, असमान हो तो विसंयुग्म जी। लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप क्या होते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होते हैं, प्रभावी है प्रभावी लक्षण कौन से, प्रभावी रहे प्रभावी लक्षण, बिंदु परिवर्तन क्या होते हैं अभी बता दिया था। इसमें से देखो मेरी तरफ से कौन कौन सा मोस्ट है वो रट के जाओगे जो बड़े क्वेश्चनों में से। अब देखो बड़े तो मैं सारे सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन देख लेना तुम भी। संलग्नता की केवल परिभाषा, ठीक है, फिर क्या सा लिखोगे, वर्णांता हीमोफीलिया, दोनों को रट के जाओगे, इन दोनों को रट के जाओगे अच्छे से, ठीक है। बिंदुत परिवर्तन क्या होते हैं, मोस्ट रट लेना, इनकी जस्ट परिभाषा देख देना, जस्ट हल्का हल्का सा, ठीक है। बस इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।